गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीडीएस पब्लिक स्कूल। बेटा, हमारा जो लेसन चल रहा है उसमें हमने पढ़ा है मृदाओं, भारत की जो मिट्टियां हैं उनका वर्गीकरण। ठीक है, फर्स्ट लेसन जिसका नाम संसाधन था उसमें हम पहुंच चुके हैं मिट्टियों का वर्गीकरण। ठीक है, और उसमें हमने भारत में जो मिट्टियां होती हैं उनके बारे में पढ़ा है, जिसमें हम काली मृदा पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें हम जलोढ़ मृदा पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लाल और पीली मृदा और बाकी जो मृदाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में, जो लाल मृदा यानी मिट्टी होती है वो दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रेवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ों पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रेवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसरण के कारण होता है। इनका पीला रंग इसमें जल योजन के कारण होता है। देखिए, जो लाल मृदा उसका लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि जो रेवेदार आग्नेय चट्टानें और रूपांतरित यानी रूपों को परिवर्तित कर देने वाली चट्टानों में लोहे का अंश बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण इसको हम लाल मृदा कहते हैं, लाल रंग हो जाता है। और इसका पीला रंग इसमें जल योजन के कारण होता है। जल का जो रंग होता है और मिट्टी का रंग होता है वो दोनों आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, इसके कारण इसका रंग पीला होता है और हम इसको लाल और पीली मृदा कहते हैं। इसके प्रमुख क्षेत्र मैंने आपको बताए हैं। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर पाई जाती है। ठीक है। लैटराइट मृदा। लैटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। लैटराइट मृदा उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, पाई जाती है। यहाँ भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। जीवों की जो मात्रा होती है वो कम पाई जाती है, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थ को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। लेटराइट मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। यह अधिक उपजाऊ नहीं होती। ये मृदाएं मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। मृदा संरक्षण का उचित तरीका या टेक्निक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय की, कॉफ़ी की खेती की जाती है। ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लैटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए उपयुक्त होती है। तो अब क्वेश्चन ये आ जाए बेटा, कॉफ़ी और चाय कौन सी मृदा में उगाई जाती है? तो आप बताओगे लैटराइट मृदा में उगाई जाती है। ठीक है। अगली जो मिट्टी है वो है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जा सकता है, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा काफ़ी होती है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में हुमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे मृदा की सतह नीचे की ओर जाती है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। ठीक है। और नीचे परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतः संदन अवरुद्ध हो जाता है, मतलब ये नीचे तक नहीं जा पाता, मार्ग में ही रुक जाता है। इस मृदा को सही तरीके से संचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में अब हो रहा है। अगली जो मिट्टी है वो है वन मृदा। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध होते हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं। दोमट मिट्टी भी बोल सकते हैं हम इसको।
परंतु ऊपरी ढालों पर इसका गठन मोटे कणों का होता है। जो ऊपर जो सतह जो सबसे पहले ऊपर की जो मिट्टी होती है वहाँ पे मोटे कण होते हैं। हिमालय की हिमांचलित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत ही अपर्दन होता है। जो हिमालय की हिम जहाँ पे बर्फ़ होती है उन क्षेत्रों में, ठीक है, अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी है ना बह के चली जाती है और ये अधिशीलित तथा हुमस रहित होती हैं। नदी घाटियों में निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। मृदा अपर्दन और संरक्षण, ऊपर जो मैंने आपको पढ़ाया वो भारत में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनका वर्णन था। अब है मृदा अपर्दन, मृदा को बहने से रोकने के लिए और उनका संरक्षण करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। भूमि का जो कटाव हो जाता है पानी से और बहाव हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मृदा अपर्दन कहते हैं। मृदा के बनने और अपर्दन की मिट्टी के बनने और अपर्दन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाएं जैसे वनमूलन, अति पशुचारण मतलब वनों को काटना, पशुओं को ज़्यादा मात्रा में चराना, निर्माण और खनन आदि में कई बार यह संतुलन क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। ज़्यादा मात्रा में हम पेड़ पौधों को काट देते हैं, भूमि पर पशुओं को ज़्यादा मात्रा में चराते हैं, भूमि से खनन करते हैं खनिज पदार्थों का, ठीक है, घर का निर्माण करते हैं, तब यह क्रिया क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिम नदी और जल मृदा अपर्दन करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है जिन्हें अवनालिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और उत्खात भूमि जिसे हम उत्खात भूमि कहते हैं, बेडलैंड, ठीक है। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड कहते हैं, खड्ड भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ क्या हो जाती है, बह जाती है। तो मिट्टी की ऊपरी परत है वो जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपर्दन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्रों में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। कई बार क्या हो जाता है, तेज़ हवाएं चलती हैं वो भी मिट्टी को अपने साथ उड़ा कर ले जाती हैं, उसे पवन अपर्दन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपर्दन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बंद हो जाती हैं। वाहिकाएं छोटे छोटे गड्ढे बेटा, ठीक है, वो बन जाते हैं जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव कर देता है। ढाल वाले भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ बहाव की गति घटती है जिसे हम समोच्च जुताई कहते हैं। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित हो जाती है। सीढ़ीदार खेतियाँ होती है जिसमें क्या होता है बेटा, पानी है ना एक जगह पर टिक नहीं पाता और वह ढाल में चला जाता है। पश्चिमी और बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। ये पवन द्वारा जनित बल को कमज़ोर कर देती है, मृदा जो अपर्दन है उसको रोक देती हैं। इस तरीके को पट्टी कृषि, स्ट्रिप फार्मिंग कहा जाता है। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवन की गति को कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थानांतरीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेसन कंप्लीट। इस लेसन में इतना ही था। आपका दिन शुभ रहे।